चैलेंज करता हूँ नया पाकिस्तान वाले को, इमरान खान साहब की हुकूमत को, कि वो गम्बद जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकते। 18th अमेंडमेंट को, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम उनको NICVD, JPMC और NICH को नहीं छीनने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीर। रोजाना के हिसाब से मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी चैलेंजेस नज़र आते हैं। अपोजिशन जमातों में किसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप देखें कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब देना पड़ रहा है, कहीं नून लीग तनकीद करती है हुकूमत पर, तो दूसरे दिन पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रहती। आज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गम्बट में मेडिकल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह के दौरान जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के लिए अगर उन्हें लॉन्ग मार्च करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, यानी 18वीं आईनी तरमीम पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फेडरल लेवल के ऊपर जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराची में हैं, जिसमें NICVD है और इसके अलावा NICH है और इसके साथ जो हमारा जिना हॉस्पिटल कहलाता है, उन्होंने कहा कि ये अस्पताल हम वापस सिंध में लेकर रहेंगे। दूसरी तरफ अगर सिंध में देखें तो सिंध सरकार और अपोजिशन इत्तेहाद में अच्छी खासी ठनी हुई है। एक तो मसला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का, जो कि अपोजिशन लीडर फिरदौस नकवी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उन्हें ही मिलनी चाहिए। और दूसरा मामला कायमा कमेटीज़ का है, जहां पर ये बात सामने आई कि कायमा कमेटीज़ में अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी अपोजिशन मेंबरान को अलॉन्ग साइड द ट्रेजरी बेंचेस, तो उन कायमा कमेटीज़ को वो बिल्कुल बनने नहीं देंगे। ये मामला कहाँ तक जाएंगे, आज इस पर तो बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम लिंक कर लें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी नाअहली से मुतालिक आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पिटिशन दायर की गई उस्मान डार साहब और खुर्रम शेर जमान जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसकी आज समाअत हुई। और इसके दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो सियासी लड़ाई है उन्हें सियासी फोरम्स पर लड़ना चाहिए है, इन्हें अदालत क्यों आप लेकर आते हैं। अदालत के पास पहले ही ज़ेरे इल्तिवा कई केसेस हैं और अदालत जो है वो तरजीह देना चाहता है उन तमाम लोगों को जो इस वक्त जेलों में हैं, यानी उनके केसेस को जल्द से जल्द सुनना चाहता है। बहरहाल समाअत जो है वो अगली जो डेट है उस तक मुलतवी हुई है और इस समाअत में दलाइल तलब किए गए हैं कि ये बताया जाए कि आया ये केस जो है वो अवामी नौयत का है या नहीं, और दूसरी तरफ कि इसको तरजीही बुनियाद पर क्यों सुना जाए। ये तो थी सारी डेवलपमेंट्स जो आज हुई हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और दूसरी तरफ जो सिंध की सियासत है इस वक्त वो कहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या कहाँ तक सिंध की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वो रिवायत को फॉलो करेगी, जो रिवायत के लिए विफाक के अंदर बहुत वक्त लगा और जिसके तहत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलो। हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियो में हलीमा आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हमारे साथ फ़ोन पर हैं, जल्द ही स्टूडियो में भी ज्वाइन कर लेंगी, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया निगार हैं अमार मसूद, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा आप मुझे सुन सकती हैं? आई थिंक डॉक्टर साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई। आई वांटेड टू स्टार्ट विद हर कि क्यों पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती। मेरे ख्याल से इसका जवाब आप बेहतर तौर पर देंगे, बिकॉज सिंध में जाहिर है आप लोग फेस कर रहे हैं और जहां हम ये कहते हैं कि वफाक के मामलात नहीं चला रही हुकूमत, यहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत लगता है कि मामलात नहीं चला रही। तो मसला सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का है? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोहरे मयार हैं पीपल्स पार्टी के। जब उन्हें कुछ लेना होता है तो बीवी भी याद आ जाती हैं, भुट्टो साहब भी याद आ जाते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी याद आ जाता है, लेकिन जब कुछ देना होता है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे कहते हैं कि मतलब क्या था, COD भूल चुके हैं, COC कर चुके हैं, चार्टर ऑफ करप्शन के ऊपर इकट्ठे हो चुके हैं, PPP और PMLN, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा रौला डाल के कौमी असम्बली में उन्होंने जी दिलवा दिया, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठवा दिया। लेकिन हमने कहा चलो सियासी इक़दार की बात करते हो, हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हो, तो फेडरल गवर्नमेंट में हो गया, कल बलूचिस्तान में भी हो गया और शायद पंजाब में भी हम ऐसा ही कुछ करें।
سندھ میں خود مطلب اس سے طے ہو گیا کہ ان کا بھٹو صاحب سے بی بی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جہاں سے کچھ کھپے وہاں تو چلے گا, وہاں تو بی بی کھپے, ووٹ کھپے, مال کھپے, لیکن جہاں نہیں ہے تو وہاں پھر یہ اپنی بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہاں اپوزیشن کو انہیں دینا چاہیے, لیکن اتنے کالے کرتوت ہیں, اتنے کالے دھندے ہیں ان کے, ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کا کوئی اگر نمائندہ آ جاتا ہے, ہمارے اپوزیشن لیڈر آئیں گے, ان کو کچے چٹھے نکل کے رہ جائیں گے. تو اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ غیر جمہوری عمل سے گزرنا چاہتے ہیں. بات سمجھتے ایسا چلے گا نہیں, ہم چلنے نہیں دیں گے ایسے. بالکل ہم نے بتا دیا ان کو کہ مطلب اپنی بات تو یاد رکھو نا, یا پھر چھوڑ دو, کلیم کرنا چھوڑ دو. آپ کہو گے جی ہم زرداری صاحب کے پیروکار ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, بات بھی نہیں کریں گے آپ سے. آپ کلیم ہٹا دیں بی بی کا, آپ کلیم ہٹا دیں اپنی پرانی پیپل پارٹی. آپ کہو گے جی ہم زرداری پارٹی کے لوگ ہیں, اور ٹھیک ہے پھر ہمیں نہ گلا نہ شکوا, پھر جاؤ جو دل کرے کرو. ایسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز, اس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ایک فارمولا ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی اپوزیشن کو 14 کمیٹیز مل رہی ہیں. اب جس کے چیئرمین اپوزیشن کو مل رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کی میجورٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے. نہیں تو وہ تو چیئرمین ایسے ہی مکھی مارنے کے لیے بیٹھا ہوگا, کوئی چیز کرنے سے کیا وہ بھی نہیں دینا چاہتے. جبکہ سندھ میں اپوزیشن میں سندھ میں پہلے رہا ہے کہ جو چیئرمین اگر جو اسٹینڈنگ کمیٹی اپوزیشن کے پاس تھی اس میں میجورٹی اپوزیشن ممبرز کی ہوا کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈوز کر کے چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہاؤس کو چلانا نہیں چاہ رہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا چل سو چل ہے, ان کا جانا ٹھہر چکا ہے, اس لیے بس جو چاہے کرتے جائیں. یہ کہتے ہیں آخری وقت ہے جو سمیٹنا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی, جو چاہے اکٹھا کر لو, جو چاہے سمیٹ. لیکن ہاؤس کو آپ آپ نے کہا ہے چلنے نہیں دیں گے اگر اس طرح معاملہ. کیسے چلنے دیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی دیکھیں دوہرا معیار ضرور ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے وفاق میں دیکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین کے لیے شہباز شریف صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ سب لوگ اس کے اندر شامل تھے اور حکومت کو سمجھاتے رہے کہ جو روایت ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کو ملنی چاہیے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا حق کیسے نہیں بنتا اگر وفاق میں بنتا ہے؟ بہت شکریہ نادیہ. سب سے پہلے تو میں ان کی اس بات پر مجھے جتنا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے, جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. خود ان کے اوپر اینٹی کرپشن میں کیسز چل رہے ہیں, ان کے اوپر لینڈ گریبنگ کے کیسز چل رہے ہیں, مختلف کیسز چل رہے ہیں, اور ان کو ایک زرداری کا زرداری پیپلز پارٹی کے اندر یہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں. ان کا تو اپنی ہی نہیں پتا کہ کس پارٹی سے یہ بلانگ کرتے, کبھی کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. مفاد پرست لوگ ہیں اور وہ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں پی ایس سی کی, تو پی ایس سی کے اندر ہمیشہ سے 2002 سے جب سے اسٹیٹس آف ڈیموکریسی ہوا ہے 2008 سے لے کے ناٹل ہمیشہ یہ ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر جو اس کا فارمولا تھا اس کے تحت پی ایس سی کا چیئرمین ہوتا ہے. اور آخرکار ان کو اس پر آنا پڑا کیونکہ ان کی مجبوری تھی. آج یہ کہہ رہے ہیں چل چلاؤ کے, تو یہ اپنی فکر کریں. چل چلاؤ کے دن تو ان کے ہوگا کیونکہ یہ اقتدار میں اور اپنے چل چلاؤ کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ان کو تو آنا پڑا. لیٹس کم ٹو دی کوسچن. مائی سمپل کوسچن از پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کے اندر جو ہے اس کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ کریں کے پی کے میں دیں, پنجاب میں دیں, بلوچستان میں دیں, بالکل سندھ میں بھی یہ فارمولا ہو جائے گا. بسم اللہ کریں, اپنے گھر سے کے پی کے میں دیں اٹھا کر, پنجاب میں دیں, اس سے بلوچستان میں دیں, سندھ بھی تیار ہے. آپ آئیں پروونس میں. جب تک یہ معاملہ فیڈرل کا تھا, فیڈرل کا ہمیشہ بات ہوئی, یا دو حکومت گزر گئی, کبھی آپ نے. So Sindh is going to follow other provinces. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے, ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ, اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کے پی میں ہوا. پالیسی کی بات نہیں نادیہ, میں نے ابھی آپ سے ایک بات عرض کی کہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2 ٹینیور کمپلیٹ ہوئے ہیں. آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا کہ یہ اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ پروونس اور بٹوین دا فیڈرل میں ہوا ہے. فیڈرل میں جو فارمولا تھا پروونس کے اندر ہمیشہ ان کی بھی گورنمنٹ رہی ہے. پچھلے 5 سال کیا انہوں نے دیا تھا اپوزیشن کا چیئرمین شپ, جو آج یہ اتنے دلائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے دیا ہوتا اور ہم نہیں دیتے تو یہاں پہ بات کرتے. آپ کو اگر ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں بسم اللہ. یعنی آپ لوگ نہیں دیں گے, یہ طے ہو گیا ہے؟ میں ہونے کی بات نہیں, میں تو کہہ رہی نا اگر یہ دعوے دار ہے تو کریں شروع, پھر ہم بھی کرنے کو تیار. اوکے, یہ آپ نے دیکھ لیا عمار کہ کس طرح سے ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح سے ہم عوام جو ہیں وہ منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو کہ ان کے علاقوں کے, ان کے مسائل, ان کے لیے قانون سازی, ان کے لیے پروگریس, اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے
अगर असेंबलीज काम नहीं करेंगे, विफाक में एक अलग मसला है, अब तो एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है कि किस तरह से पार्लियामेंट के मामलात को चलाया जाए, लेकिन अगर सूबाई असेंबली, वो भी सिंध, जो सबसे ज़्यादा कवानीन पास करने के लिए पिछले 2 टेन्योर्स में आपने देखा बड़े अच्छे अच्छे कवानीन भी पास किए, अब ये मामला इस तरह से अटका हुआ है कि पहले कोई और अगर करेगा तो हम फॉलो करेंगे, तो हाउस कैसे चलेगा? देखिए, ओवरऑल अगर सिंध असेंबली की बात की जाए तो बाकी सारे सूबों से ज्यादा प्रोएक्टिव और बेहतर काम करने की रवायत इनके यहाँ रही है। ये कवानीन भी यहाँ पे पास होते हैं, बहस भी बेहतर होती है और हमें उस पर एक तरह से रश्क भी आता है। अब अगर चूंकि ये बाकी सूबों में ये चीज प्रैक्टिस नहीं हो रही, वफाक की सतह पर होती है, तो या तो सारे सूबे कंसेंसस करें और इसको पॉलिसी के तौर पे बनाएं। अगर तहरीके इंसाफ को इस बात पर बहुत ज्यादा एतराज है, जो मेरी बहन गुफ्तगू कर रही थी, तो उनका एतराज बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो KPK में ये सूरत हाल पैदा कर लेते हैं, पंजाब में ये सूरत हाल पैदा कर लेते हैं, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, इनके लिए भी फैसला करना आसान होगा। लेकिन जब तहरीके इंसाफ वाले और हमारे दोस्त हलीम साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, उसका कंटेंट अगर आप देख लीजिए ना, तो यही वो जुबान है, यही वो उसलूब है, लहन है, तौर तरीका है, जिसकी वजह से ये लोगों को ऑफेंड करते हैं। और अभी इनको हुकूमत में आए हुए थोड़ा सा ये अरसा हुआ है और वो जो चल चलाओ वाला दौर है ना, इनके हवाले से बातें शुरू हो गई हैं। जब आप जमहूरी रवायात की कैसे बात कर सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी असम्बली में उठ के कैसे कह सकते हैं कि वजीर आजम के जब खिताब कर रहे हो तो बदतमीजी, बदतहजीबी, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप अपने माजी को देखिए कि आप गुज़िश्ता सारे अरसे में क्या कुछ करते रहे हैं। अब अचानक ही आप एक जमहूरी लिबादा पहनकर लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। देखिए, हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि जमहूरी रवायत किसी न किसी शक्ल में आगे बढ़नी चाहिए। ये जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से आपने इब्तिदा में जिक्र किया कि उस तरमीम के हवाले से अगर सिंध में ये बात हो रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंध वाले अपने सिंध के लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसका नतीजा जो भी निकलता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव अप्रोच चल रही है। जबकि पंजाब में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे एक ऐसे शख्स को वजीर आला बना दिया गया है, ना उसे पंजाब के अवाम का, ना पंजाब के हुकूक का, ना पंजाब के मालियाने का कुछ ख्याल है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पंजाब का कितना बजट फेडरल में चला गया है और कितना बजट उनके पास रह गया है। वो एक नई दुनिया के आदमी है। तो 18th अमेंडमेंट के हवाले से जो बात हो रही है वो बड़ी कीमती बात है और उसका ज्यादातर क्रेडिट, बल्कि सारा ही क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। आज जो बिलावल ने बात की, तो ये एक ऐसी बात है कि सिर्फ बिलावल को नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को डिफेंड करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो बात आपने कही है, हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शुरू हुए, ऑफ कोर्स आई वुड हैव कम ऑन द 18th अमेंडमेंट एंड आल्सो ऑन द रिमार्क्स जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिए गए। ये बात तय हो गई कि अगर हाउस को चलाना होगा तो रिवायत पहले हुकूमत ने सेट करनी होगी, यानी कि वफाक ने, कि ये अगर KP में करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन को बनाते हैं और पंजाब में, देन सिंध इज गोइंग टू फॉलो सूट, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जहां तक ताल्लुक 18वीं तरमीम का आपने कहा है, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक से वापस आकर मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। आई एम फॉर 18th अमेंडमेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 18वीं तरमीम, जैसे कि इवन रज़ा रब्बानी कह चुके हैं कि कोई सहीफ़ा नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है, इसमें कौन सी चीज़ें काम नहीं आए, या जब आप वो कहते हैं ना टीदिंग इश्यूज आते हैं, उसमें आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ को हम और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं 18वीं तरमीम के तहत जिसमें पर्सनली मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बेहतरी आ सकती थी। अब क्या 18वीं तरमीम को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, डू अवे कर देना चाहिए? इस पर तहरीक इंसाफ क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। मसला सारा हॉस्पिटल से, बिलावल ने कहा है कि हॉस्पिटल्स तो किसी सूरत हम नहीं देंगे और वापस लेकर रहेंगे। क्या इससे बेहतरी आएगी कोई या नहीं, इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। बात हो रही है आज की सारी डेवलपमेंट्स पर। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से इसके 18वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और वो इसके लिए लॉन्ग मार्च भी करने को तैयार हैं, और जो अस्पताल हैं यहाँ पर जो कि वफाक के अंडर हैं अब तक, उनको वापस लेकर रहेंगे। देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। मैं इस पर जानना चाहूँगी, शुरू में शेख साहब बहुत सारी बातें हुई थी 18वीं आईनी तरमीम पे, जिस पे फैसल वाडा ने सबसे ज़्यादा बात की थी, एंड देन इन टोटलिटी हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से आया कि नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग टू दी 18th अमेंडमेंट। लेकिन ये बात दोबारा इसलिए उठी क्योंकि जो अस्पताल वफाक के तहत अभी भी चल रहे हैं, उसके लिए बिलावल कहते हैं कि यू नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो मुझे पहले तो ये बताएं कि उसूली फ़ैसला पॉलिसी क्या है आपकी? 18th अमेंडमेंट के फॉर हैं आप लोग, अगेंस्ट हैं आप लोग, क्या है? देखिए, आइन में 18 तरामीम भी तो हुई है ना। क्या 18th अमेंडमेंट में क्या कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती? अगर जब 18 तरामीम भी अच्छाई के लिए हुई है ना, बिल्कुल ठीक, उसके अंदर अगर 18th अमेंडमेंट के बाद इसमें तरमीम या 19वीं तरमीम क्या नहीं आ सकती? हर वक्त क्या इससे पहले ये कहते हैं ना 1974 का आइन तो वो सहीफा था, तो भाई 18th अमेंडमेंट की क्यों आ गई? इसका मतलब है कि हर चीज़ में बेहतरी होती है, गुंजाइश होती है। हम समझ सकते हैं कि 18th अमेंडमेंट एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज अगर हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। और लाजिम बात, हम तो कर भी नहीं सकते ना, मतलब हम कहाँ से कर सकते हैं? हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कि हम उसको कर लें। जब हम कोई चीज़ कर नहीं सकते, हम बात रख सकते हैं, हमारे को ध्यान में कुछ जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर नहीं किया है, सही। तो क्या कोर्ट के ऑर्डर्स को भी मानना कोई गलत है क्या? क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया हॉस्पिटल्स को अगर इनके हवाले किया तो कोर्ट्स ने किया है, वो किसी ने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इनके हवाले कर दो, फिर पूछो भी नहीं, फिर जो हाल हो कि यहाँ अस्पतालों में दवाइयाँ ना मिलती हों, यहाँ मरीज़ बेचारे एक NICH चले जाइए, अभी आप जाइए NICH में कि वहाँ एक बेड पे 5-5 बच्चे पड़े हुए हैं और एक ही उससे नेबुलाइज किया जा रहा होता है, एक उससे किया जा रहा होता है। जाइए ना वहाँ से, उसमें मतलब, और लड़काना में आप तो छोड़ दी ना, लड़काना के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, चांडका में, वहाँ MRI मशीन नहीं है लड़काना में, लड़काना में CT स्कैन नहीं है, लड़काना में एम्बुलेंस रक्षा के लोडर के ऊपर हो रहा होता है। बात यह कि सिंध के हॉस्पिटल्स का, आज ये गम्बट की बात कर रहे हैं, गम्बट के कितने स्कैंडल्स आ चुके हैं। खैरपुर में जो है KMC, खैरपुर मेडिकल कॉलेज जो है, उसके डॉक्टर्स बेचारे 20 दिन से प्रेस क्लब के सामने पड़े हैं, सुबह 400-500 लोग उनके और आ रहे हैं। उनको रिक्वायर्ड चीज़ें क्या है? 4 प्रोफेसर पोस्ट करने हैं, फैकल्टी पूरी करनी है, एक MRI देनी है, एक CT स्कैन देनी है और एक और चीज़ को देनी है, जिसमें PMDC के लिए वो ठीक हो जाएगा। वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 साल इनके जारी हो रहे हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगा, हमारी बहन आ गई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, सब बहन है हमारी, इन्होंने मैं इनके जवाब जरूर दूंगा। अच्छा, वो ये फोन पे नहीं सामने आ गई है जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहिबा। लेकिन एक चीज़ ऐड करें ना शेख साहब, आपने सिंध के हॉस्पिटल्स के बारे में बताया, नो डाउट अबाउट दैट कि ये चीज़ें मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन अगर जिन्ना हॉस्पिटल को आप देख लें, वहाँ आपके ख्याल से एवरीथिंग इज रोजी, वो भी फेडरल के अंडर चल रहा है? नहीं चल रहा ना अभी। हाँ, नहीं, अब सही हो जाएगा सब। देखिए इंशाल्लाह सही होगा, आप देखिएगा अब क्या होगा, इंशाल्लाह सही होगा। अभी नहीं चल रहा, अभी JPMC, NICVD, NICH, ये तीनों जो है ये फेडरल के अंडर में आएंगे। अभी तक हमारे पास नहीं चल रहे। आप इंशाल्लाह, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह जब फेडरल को ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद वो असल हॉस्पिटल्स के अंदर आपको चेंज नज़र आएगी और इंशाल्लाह वो देखने में आएगी। देखिए, हेल्थ हम प्रोवाइड ना कर सके लोगों को। आज थरपारकर में, आज की तारीख में, पूरा महीना नहीं हुआ 2019 का, 63 बच्चे मर चुके हैं। 63 जिसका एक बच्चा मेरे उससे पूछे, 63 बच्चे। क्या सूबाई खुद मुख्तारी का क्या? खुद मुख्तारी है ना, मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़े ना। बात है कि अगर इसमें 18th अमेंडमेंट में कोई भी बेहतरी हो सकती है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट से जाके जाएं, रिव्यू पिटीशन का इनका हक है। सुप्रीम कोर्ट, मतलब अजीब अजीब तमाशा है ना, सुप्रीम कोर्ट के कल जो, आज जो इनकी दायर हुई है रिव्यू पिटीशन, या कल शायद हुई थी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे वो इन्हें याद आ रहे थे। वो उसमें रिमार्क्स में तो JIT से नाम निकाल दिया गया था, वो कहाँ चला गया, रिमार्क्स में तो ये क्या दिया था, वो क्या हो गया। लेकिन जो फैसला था वो अच्छा नहीं था, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू, मतलब रिमार्क्स याद है, फैसला याद नहीं है। बात यह कि अब चीज़ों को
ठीक करना पड़ेगा, चीज़ों को एक लाइन में करना पड़ेगा। और ये चीज़ें बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि कोई कुछ नहीं होने जा रहा है 18th अमेंडमेंट को, हमारे पास ताकत ही नहीं है उतनी। और दूसरी बात, हमारी बहन ने मुझे डायरेक्ट मुझे मेरे पर नहीं, मैं आपकी उस पहले इसका आप बिल्कुल दीजिएगा, इसके बाद आपने बात करना है बहन। बात यह कि हम बीच में ना आप बात कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप आई अभी हैं, आप बात कीजिएगा। चलें, आप अपना पॉइंट। इन्होंने फरमाया मेरे पर ज़ात के ऊपर कि ये है करप्शन, एंटी करप्शन है। तो बात है भाई, एंटी करप्शन तो 10 साल से थी, एंटी करप्शन 10 साल से थी। पिछले साल जनवरी में जब हमने गन्ने की रैली निकाली, अनवर मजीद ने केस बनाया, जेल चला गया। उसके बाद राहुल अनवर साहब से उन्होंने 2 FIR कटाई, वही माशाल्लाह चले गए। अब एंटी करप्शन पीछे लगी हुई है। सॉरी, एंटी करप्शन में अंग्रेजी ठीक नहीं है। बात यह है कि कर लो ना, 10 साल पहले पकड़ लेते, आज पकड़ लो, डाल दो अंदर, कौन रोक रहा है। लेकिन हिसाब किताब सारा होगा। ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस, ये बिलियंस ऑफ रुपीस जो GIT के अंदर गए हैं ना, सिंध के अवाम के, अनवर मजीद की चिमनियों से निकली है, हिसाब तो होगा। आपकी हुकूमत थी, पकड़ लेना। आज क्या हो गया अचानक असेंबली में तकरीर की, तकलीफ हो गई। केस भी है, ये घोड़ा भी है, मैदान भी, जैसे इन्होंने कहा वैसे ही सब कुछ है हाजिर है। आप घबरा क्यों रहे हैं? बात है कि इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि हॉस्पिटल्स बेहतर होना चाहिए, KPK के होने चाहिए। जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब गए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। जब NICVD गए, जीना गए, उन्होंने इनाम दिया वहाँ के MS को कि जी आपके बेहतरीन काम है। तो अगर वही जो जिना हॉस्पिटल कल तक जब फेडरल में था 18th अमेंडमेंट से पहले, तो उसकी हालत इंतहाई बदतर थी। आपने भी देखा, हमने भी देखा, आवाम ने भी देखा कराची के। अब जब वो सूबों के पास आई, वहाँ की हालत बेहतर हुई। आज NICVD की मिसाल दी जाती, एग्जाम्पल दी जाती, पूरे सिंध के अंदर, पूरे KPK से, पंजाब से, मुल्क भर से लोग आके यहाँ इलाज मालजी की सहूलत हासिल कर रहे हैं। आप जो काम है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उससे डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ बैठकर झूठ बोल के आवाम को वरगला नहीं सकते। काम खुद बोलता है कि जिस तरह जिना हॉस्पिटल में काम हो रहा है, दीगर हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है। और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद ये तमाम चीज़ें सूबों की थी, सूबों के दायरे इख्तियार में आती हैं और सूबों का राइट है और सूबों ने काम करके दिखाया। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि हुकूमत सिंध ने तमाम हॉस्पिटल्स को बेहतर किया, कारकर्दगी बेहतर की और एग्जाम्पल बना के दिखाई। अगर इसी को KPK में आपकी 5 साल हुकूमत थी, वहाँ पे चारपाइयाँ लेके लोग घर आते थे, फर्श पे लेट के ड्रिप्स लग रही थी, सबने दुनिया ने देखा कि KPK के हॉस्पिटल आप एग्जाम्पल बनाते हैं, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं। जिन अस्पतालों के नाम लिए हैं डॉक्टर साहिबा, नो डाउट अबाउट दैट, उनमें काम हुआ है। लेकिन फिर ऐसे भी अस्पताल हैं और ऐसे भी डिस्पेंसरियां हैं जो कि शादी हॉलों के टेंट वेंट सब हैं। ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं कहीं अंदरून नहीं जा रही, मैं इसी शहर का जिक्र कर रही हूँ। अगर आप इब्राहिम हैदरी के रेडी गोट के पास चले जाएं, वो मुशर्रफ साहब ने स्टार्ट करना था, वो डिस्पेंसरी थी बड़ी पुरानी, वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो कि मोहतरमा ने खोले थे, बंद हैं, लिटरली बंद है। और वहां पर क्या हो रहा है, ये बात है कि जिना हॉस्पिटल के मैंने एग्जांपल दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वेल गुड। बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल आप पहले की हालत देखें और आज जब से हमारी सिंध हुकूमत में काम कर रही है, मैं कल भी गई थी सिविल हॉस्पिटल देखने, तो कोर्ट में अच्छा इसी तरह रिव्यू ये है। कतर हॉस्पिटल पहले बदतरीन था, बंद थे, लेकिन मैं चूंकि विजिट करती रहती हूँ कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल के, और हमारा काम है कि अगर जहाँ गलतियाँ उसको सुधारा जाए, उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए ये पाकिस्तान का आईन भी कहता है, रियासत भी कहती है कि गरीब इन आवाम को सेहत की सहूलत। PTI ने तो नहीं दिया ना विफाक के तहत, अब ये तो कोर्ट का डिसीजन है। अगर कोर्ट ने दिया है तो हम PTI को नहीं कह रहे, हम रिव्यू में जा रहे हैं, हम कोर्ट्स में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो ज्यादती हुई है या 18th अमेंडमेंट की वायलेशन हो रही है उसको हम लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है, हम ये समझते हैं कि हम बेहतर अंदाज से काम भी कर सकते हैं, और जब आइन की एक वायलेशन हो रही है तो उसको नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप रिव्यू में बिल्कुल जाएंगे और 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिक्र करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम ने हमारे जितने मसाइल हल करने थे, सूबों को बाइख्तियार करना था और हर सूबा अपने फैसलों में जो कॉन्करेंट लिस्ट से सारी चीज़ें रिमूव की गई थी और सूबों को मिलने थे, ये खुद इतना बड़ा मसला क्यों बन रहा है बजाय ये कि मसाइल हल हो जाएं इससे? अच्छा देखिए, 18वीं तरमीम जाहिर है इट्स ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट, इसमें और इसका सारा क्रेडिट जो है पीपल्स पार्टी को जाता है, जाना चाहिए। लेकिन सूबे मेरे ख्याल में अभी उस तरह ट्यून नहीं है जिस तरह काम ठीक होना चाहिए। सेहत के शोबे की अभी आप बात कर रही थी, तो सेहत के शोबे की सूरत हाल सारे पाकिस्तान में यही है, हत्ता के आप फेडरल के सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो तब भी सूरत हाल वही है। इस पर्टिकुलर शोबे में अबतरी की वजह यह है कि हमने हमेशा
सेहत के शोबे को, तालीम के शोबे को नज़रअंदाज किया है। और ये जब भी हमने डेवलपमेंट कट्स लगाने होते थे तो हम ये हेल्थ और एजुकेशन पर कट्स लगाकर बड़ी तसल्ली से फारिग हो जाते थे। सूबों के पास ये इख्तियार आया है, तवक्को रखनी चाहिए। कुछ जगह बेहतरी भी हुई है, तवक्को रखनी चाहिए कि सूबाई हुकूमतें चूँकि डायरेक्ट अपने अवाम को, अपने वोटर को जवाबदेह होती हैं, इसलिए वहाँ पर अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरा एंगल इसमें ये है कि एक आजकल इस्लामाबाद में बड़ी खबर गर्दिश कर रही है, PMLN वालों ने उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और वो सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से है और 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी उसमें जिक्र है। वो ज़रूर लोगों के जहन में खदशा ज़रूर है 18th अमेंडमेंट के हवाले से कि कहीं दोबारा पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। छोटे सूबों के पास जो मुद्दतों के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह हमारे पास अपने मालियात का इख्तियार है, कहीं वो इख्तियार छीनने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो वो 18th अमेंडमेंट उस हवाले से बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैं हलीम सदीकी साहब ने जो बात की उससे किसी हद तक इत्तफाक किया जा सकता है कि कवानीन में तरामीम हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कानून रहे ही ना। जंग फिर अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर हम इसे जंगल का कानून कहेंगे। सूबों की को अगर आपने इख्तियारात दिए हैं तो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का सिस्टम यकीनन डेवलप करना चाहिए और ये इख्तियार असम्बलियों को देना चाहिए। मैं अतर मिनल्लाह की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि सियासी बातों में अदालतों को नहीं घसीटना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अमार, बड़ी कमाल की बात है कि जिस चीज़ पर मैं आ रही होती हूँ, जिस टॉपिक पर आप उसको ऑलरेडी छेड़ देते हैं। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि सेंटर, आपका मतलब ये है कि सेंटर शुड नॉट बी पावर सेंट्रिक, इट हैज़ टू बी, जैसे हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, ऐसे यहाँ पर भी सूबों को देना लाजिम होगा। जिस बात का आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद में बड़ा तस्करा है, इस पर इस हुकूमत के बनने के बाद से काफ़ी हद तक स्पेशली पीपल्स पार्टी को ये खदशात हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को शायद डू अवे कर दिया जाए। लेकिन आज शेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास तो वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम आईनी तरमीम लेकर आएँ, इसलिए इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर आजकल जो मौजूदा हुकूमत की हम देख रहे हैं करप्शन के हवाले से जो बयानात सामने आते हैं और जो अपोजिशन नाला नज़र आती है कि हर चीज़ पे हमें जो है शायद ज़बरदस्ती इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आज एक रिमार्क जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, हमारे सियासी तज्ज़िया निगार जो इसके हवाले से कहते आए हैं कि क्या अदालतों को हम सियासी अखाड़े बनाते रहेंगे, क्या इसमें सियासी पार्टियां ही मुलव्वस हैं और क्या इससे पार्लियामेंट जो है वो वीकन नहीं होता, क्या एग्जीक्यूटिव पर फिर ये लाजिम नहीं हो जाता कि जो कुछ भी कोर्ट कहे उसे फिर मेनोअन आपको करना पड़ता है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर अपने तीनों मोहतरम मेहमानों से इस हवाले से कहूंगी कि ये स्पेस दे कौन रहा है। इजाज़त, लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो सियासी चीज़ें हैं उनको सियासी फोरम पर जो है वो डिस्कस किया जाए, अदालतों में क्यों लाया जाता है। तहरीक इंसाफ से ये शिकायत है शायद अपोजिशन जमातों को कि हर चीज़ आप लोग कोर्ट में ले जाते हैं। क्या जरदारी साहब के खिलाफ जो जाली अकाउंट केस था उसमें क्या इतना मवाद नहीं है कि ना अहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बजाय you people had to go to the Supreme Court which then sent you to High Court and now High Court से इसके बताइए कि अवामी नौयत का है भी कि नहीं। देखिए बात यह है कि हमारे वकला ने बताया कि इलेक्शन कमीशन नहीं, आप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है कि कहाँ लेके जाए। लाजिम बात है कि असासे सामने आ गए हैं और वो किसी भी वक्त मेरे आ सकते हैं, इनके आ सकते हैं, किसी के भी आ जाएं, कोई भी शहरी पाकिस्तान का जाके उसको चैलेंज कर सकता है। उसके बाद डिसाइड कोर्ट्स ने करना है, मतलब उसमें जाली एहसासों का इशू है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला इशू तो ओमनी का तो अलग इशू चल रहा है ना, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो तो पिछले दौर में जो आजकल इनके भाई भाई हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दौर में केसेस बने हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट के इशूज़ के, हमारे दौर के नहीं है वो। बात यह है कि इसके ऊपर एक एसेट सामने आए हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट डिसीजन देगा और लाजिम बात है कि वो किसी भी शहरी का राइट है। अल्टीमेटली यहाँ के एक शहरी जो MPA भी हैं खुर्रम शेर जमान साहब और पंजाब से सियालकोट से उस्मान डार साहब, ये दोनों लोग गए हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए
कोर्ट में जाना क्या सियासी नौयत का केस को हम थोड़ी कर सकते हैं कि हम घर जाके कुंडे खटकाएं जरदारी साहब की कि जी आपका एसेट आ गया आप चले जाए। नहीं, रिमार्क्स दिए ना कि पार्लियामेंट्री कमीशन बना है, पार्लियामेंट को मजबूत होना है। जब बने ना इस इशू के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा ये देखिए ये जो है ना इलेक्शन पिटीशन ये पार्लियामेंट में नहीं डिसाइड करे। पार्लियामेंट कमेटी कौन किस क्या, ये तो मतलब बिल्कुल आप गलत इसको वो कर रही हैं, इसको कोट कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये फोरम देखना है, उनको डिसाइड करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन फोरम है, कोर्ट्स भी फोरम है, इसके अंदर ना कोई पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड कर सकती है, ना कोई पार्लियामेंट्री कमीशन डिसाइड कर सकता है, ना सेनेट डिसाइड कर सकता है। ये तो टेक्निकल इशू है। अगर कोई असासे किसी के गलत हैं, और नॉर्मली ये होता है कि इलेक्शन जो भी लड़ता है 80% केसेस में उनके खिलाफ केसेस होते हैं, जो लोग हारते हैं। तो आप नहीं समझते कि सियासी केसेस जो हैं वो अदालतों में ले जाए जाए? नहीं है। अच्छा, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा ये वक्त पार्लियामेंट को मजबूत करने का है, पार्लियामेंट को इस मामले पर कमेटी बना देनी चाहिए। मैं नहीं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। वो इस इशू स्पेसिफिक इशू पे नहीं कह रहे हैं, वो इसी पे तो कह रहे हैं, इशू पे नहीं कह रहे, इस केस पे नहीं कह रहे हैं। तो मेरे भाई इनके रिमार्क्स हैं, यही बात है, इनकी यही बात है कि आपके रिमार्क्स को नहीं पर रिमार्क्स एक जुमला ले लिया ना, मतलब ये इस इशू के ऊपर नहीं है, ये तो एसेट्स का केस है, उसको कंसीडर कर रहे हैं। इसके ऊपर पार्लियामेंट में कमेटी कैसे बन सकती है? अगर उस कमेटी के अंदर शाहिदा रहमानी साहिबा हो और एसेट का केस है, लाजिम बात है अगर मैं कमेटी में हूँ और मेरे किसी तय बात है, हम कितना सच बोले झूठ बोले, लाजिम बात है हम बायस्ड होंगे उसके अंदर। ये काम एक अदालतों का करने का है, ये कोर्ट के करने क्या है, इलेक्शन कमीशन के करने क्या है, किसी के जाली असासे करना असासे जाहिर हुए हैं। बेसिक जो इलेक्शन कमीशन और अदालतें हैं। चीफ जस्टिस ने दिए रिमार्क्स इसी केस के हवाले से, फिर दरख्वास्त गुजार ने वो दलाइल दिए थे कि सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसकी बुनियाद पर वो समझते हैं कि 62(1) के तहत इसको ट्राई करना चाहिए, बट ये रिमार्क्स इसी केस कानून साजी के लिए, कानून साजी के लिए, नॉट फॉर दिस स्पेसिफिक इशू, मतलब कि कानून साजी करे, पार्लियामेंट कानून साजी करे, उसके अंदर 62(1) खत्म करना है, रखना है, लेकिन इन जनरल आप नहीं समझते कि बहुत, लेट्स लीव दिस केस असाइड, आप समझते हैं कि माजी में भी ये हुआ है कि सियासी नौयत की चीजें बहुत अदालतों तक गई हैं? नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। हमें कानून साजी करनी चाहिए, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को मजबूत करना चाहिए। ये वक्त आ रहे हैं इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में ये सब कुछ करके दिखाएंगे। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा, आप लोगों की तरफ से भी आता है कि ताकत का मंबा कहीं और है, लेकिन इस ताकत का मंबा जिसको भी आप कहते हैं, जाहिर एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं, ये जगह भी तो आप ही लोग देते हैं व्हेन जो अपोनेंट्स को नीचा दिखाने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए हर तरह से अदालतों के दरवाजे भी खटकाए जाते हैं, और इसी से पार्लियामेंट जो है वो कमज़ोर भी होती है और आपकी पावर भी जाती है। नादिया गुज़ारिश अर्ज़ ये है कि हमारे दौर हुकूमत में आप बता दें कि कोई एक हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो, कोई एक कैदी हो, या हम किसी के लिए कोर्ट्स गए हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तमाम फ़ैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, वहाँ कानून साजी भी होनी चाहिए। जब ये पैनामा केस आया था, जब भी हमने नवाज शरीफ साहब को, आपको याद होगा, ये कहा था कि इस पार्लियामेंट में रहकर कमेटी बनाई जाए, इस पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को हल किया जाए। अभी भी तो सारे मसाइल वहीं हल हो रहे हैं। आप अखलाकियात कमेटी बना रहे हैं, जो कभी में ना इस तरह के ज़बान इस्तेमाल हुई, ना लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, पार्लियामेंट का हमेशा ख्याल रखा गया। लेकिन आपने जो गुज़िश्ता 5 साल की रवायत की थी, आज आप उसके लिए आ गए कि अखलाकियात कमेटी क्यों बना रहे हैं? इसी तरीके से सियासी नौयत का है, बिल्कुल ये सियासी नौयत का है। इनके कई मेंबरान्स हैं जिनकी बाद में निकली हैं तमाम प्रॉपर्टीज, तो क्या पीपल्स पार्टी गई इनके केसेस के लिए? ये तो खुद ये इस तरह की खबरें बनाते हैं ताकि लोगों की जो ये नाकिस कारकर्दगी है, जो काम नहीं कर सके, जो डिलीवर नहीं कर सके, आवाम को जो महंगाई के बोझ तले दबा दिया, कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, एक साल में 3 बजट लेके आए, तो ये डाइवर्ट करते हैं आवाम की तवज्जो को इस तरह की इश्यूज। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने कभी सियासी इंतकामी केस नहीं बनाए। क्या आप इस पर रोशनी डालना पसंद करेंगे कि फिर सियासी इंतकाम जो आज जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा है, क्या इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये सही नहीं है? बिकॉज माजी में मुस्तकिल ऐसा लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म दैट वेंट थ्रू, पीछे साकिब निसार साहब के दौर में भी हमने देखा, और सियासी नौयत के केसेस बहुत ज़्यादा अदालतों में रहे हैं। जी, वो बिल्कुल मुझे यूँ लगता है कि बड़ी मुश्किलों से सियासी जमातों ने, जमहूरी अदवार ने खिसकते सरकते अपनी कोई जगह बनाई थी। लेकिन साकिब निसार साहब का जो दौरे तारीख हम पर गुजरा है अदालती रवायात के हवाले से, उसने सियासतदानों से वो स्पेस ख़त्म कर ली है। अब पार्लियामेंट का रोल उस तरह रहा नहीं है
जिस तरह का होना चाहिए था। कहने को अभी भी जमहूरी हुकूमत है वफाक में भी, सूबों में भी, लेकिन वो स्पेस हम खोते जा रहे हैं और हमारा सियासतदानों के लिए काम करने की जगह लिमिटेड होती जा रही है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ अतर मिनल्लाह की बात से कि आपके जो भी ज़ाती मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, उनको अदालतों में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि माजी में, और ये अभी साकिब निसार साहब की बात नहीं है, हमने माजी में देखा है कि हमारी अदालतों का सियासी मामलात में बहुत कबीर रोल रहा है। हमने एक वजीर आज़म को फांसी भी लगा दिया, हमने नजरिया ज़रूरत भी ईजाद किया, हमने PCO जजेस भी तख्लीक किए। तो ये सारा कुछ हमारी रवायत का हिस्सा है, हमारी तारीख का हिस्सा है। इससे निकलने का वाहिद तरीका पार्लिमान है, पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करना है। जो अतर मिनल्लाह ने बात की, ये बात चीफ जस्टिस को नहीं करनी चाहिए थी, ये बात पार्लियामान में होनी चाहिए थी, और इस पर सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। सही। और आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा ऑपोजिशन दोनों इस वक्त जिस तरह से, मैं दस्तपाई कहूंगी कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, इन दोनों को ये कोशिश करनी होगी कि अगर पार्लियामेंट को मजबूत करना है, दे हैव टू सॉर्ट देयर इश्यूज ओवर देयर? अच्छा, असल में ना देखिए, उसमें ज्यादातर मसला ये आ रहा है कि गालम गलोच बहुत बड़ी सहूलत से किसी को डाकू कह देना, चोर कह देना, करप्ट कह देना, और इस प्रोग्राम के आगाज में भी इस तरह की बातें हुई। और हमने देखा है कि सियासतदानों को बहुत वल्नरेबल कम्युनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी गलतियां नहीं है, इनकी भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं, लेकिन इन पर इल्जाम लगाने में हमें सहूलत होती है। अब खुदा के लिए जो वाहिद रास्ता पाकिस्तान के पास रह गया है वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है। उसमें सिर्फ पार्लियामान को नहीं, जुडिशरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको बैठाना चाहिए, लेकिन वो कमेटी बने पार्लियामान के तहत। माजी की गलतियों को भूल के पहले एक्सेप्ट करें, फिर उसके बाद आगे की तरफ चले, यही रास्ता नजर आता है, वरना तो फिर ये बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी होगी वो सिंध के हवाले से देखनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपोजिशन में है सिंध में, किस हद तक सिंध सरकार से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेने में कामयाब होती है, और किस हद तक पीपल्स पार्टी उस जमहूरी रिवायत का जिसका कि जिक्र विफाक में होता है उसके लिए तैयार है। क्या मामलात इसी तरह से रहेंगे? क्योंकि सिंध असेंबली को ये सोचना भी है कि यहाँ पर मामलात बहुत अच्छी तरह से चला करते थे। जैसे अम्मार ने प्रोग्राम में कहा कि रश्क आता था कभी कभार तो कि सिंध असेंबली बड़े ज़बरदस्त कवानीन पास करती है। दोनों जमातों को बैठकर सोचना होगा। अल्टीमेटली नुकसान फिर उन लोगों का हो रहा है जिनके लिए इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कानून साजी करनी है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।